संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम संविधान सभा के बारे में अध्ययन करेंगे। कल वाले वीडियो में हमने संविधान सभा के बारे में चर्चा की थी, परंतु जो शेष रह गया उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैंने संविधान सभा के गठन तक बता दिया था। अब देखेंगे संविधान सभा की बैठक। जो संविधान सभा की जो बैठक हुई वो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। जो पहली बैठक हुई वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। आपको ज्ञात है इस 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई उस समय उसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष वो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। आपको सबको पता है, पहले पढ़ा भी है कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई उसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे उसके बारे में बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। यहाँ से जो परंपरागत प्रश्न है उसको हटकर संविधान सभा में जो अस्थायी अध्यक्ष बने वो सच्चिदानंद सिन्हा बने, जो थे ऑप्शन आएंगे मनोनीत, संविधान या ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्वाचित या संविधान सभा द्वारा निर्वाचित, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन है इस इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है। ये जो संविधान सभा के जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो इस संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग होने के कारण अस्थायी अध्यक्ष बना था सच्चिदानंद सिन्हा। और जब फ्रांस और अमेरिका का संविधान बना तब भी इस प्रकार की प्रणाली अपनाई गई थी। यानी इस प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जब ये प्रथम बैठक हुई थी दिल्ली में। कहाँ पर हुई? दिल्ली में। और दिल्ली का जो केंद्रीय जो असेंबली थी उस केंद्रीय असेंबली के जो लाइब्रेरी जो कक्ष था उसमें इसकी बैठक हुई थी। इस प्रथम बैठक का एक मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया? बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने क्या किया? बहिष्कार किया। और बहिष्कार करने का कारण था कि मुस्लिम लीग की जब संविधान सभा के चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिली। इस कारण मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर रही थी कि हमारा कम प्रतिनिधित्व है। और जब मुस्लिम लीग ने इस संविधान की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया तो उस समय जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, तो विंस्टन चर्चिल ने उस संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण कहा कि संविधान सभा एक ऐसे विवाह की तरह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ऐसे खतरे भी पूछे जा सकते हैं। यह विंस्टन चर्चिल ने कहा था मुस्लिम लीग के बहिष्कार या मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति के कारण कि मुस्लिम संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। इस संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई इसमें कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें से बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है 9 महिलाएं थी। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि जब संविधान सभा के चुनाव हुए तब तो 389 सदस्य थे, बैठक में 207 सदस्य भाग क्यों लिए? इसका एक सबसे बड़ा रीजन था, एक तो मुस्लिम लीग का बहिष्कार करना, दूसरे जो देशी रियासतें थी वो देशी रियासतें अपना भविष्य तय नहीं कर पा रही थी कि हमें जाना किधर है, हमें मुस्लिम लीग के साथ रहना है या हमें संविधान सभा के साथ रहना है या हमें अपने आप में स्वतंत्र रहना है। इस कारण देशी रियासतें और मुस्लिम लीग का भविष्य तय न होने के कारण या मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण बाकी से सदस्य इस बैठक में भाग नहीं लिए। पहली बैठक में 207 सदस्य पहुंचे जिनमें 9 महिलाओं ने भाग लिया। इस संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई वो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और इस संविधान सभा का जो उपाध्यक्ष बनाया वो उपाध्यक्ष बनाया था H.C. मुखर्जी को। H.C. मुखर्जी यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये जो H.C. मुखर्जी बना था संविधान सभा का उपाध्यक्ष, ये ब्रिटिश प्रांतों से या कहे ब्रिटिश भारत से बना था। और जो देशी भारत यानी जो रियासती भारत था उस देशी भारत से बना था। वीटी
वीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी जो जयपुर रियासत से था, वीटी कृष्णमाचारी। यानी इस विधानसभा के दो उपाध्यक्ष बने, एक देसी भारत से और एक ब्रिटिश भारत से। जो ब्रिटिश भारत से बना वो एस.सी. मुखर्जी बना, और जो वीटी कृष्णमाचारी बना वो बना था देसी भारत से, यानी रियासत जयपुर रियासत का था वीटी कृष्णमाचारी। इस विधानसभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो थर्ड बैठक हुई वो हुई 13 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक का जो सबसे मुख्य जो प्रावधान है, इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। उद्देश्य या कहें हम उद्देशिका प्रस्तुत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये उद्देशिका क्या थी? ये उद्देश्य थे कि भारतीय संविधान के क्या उद्देश्य रहेंगे, सरकारों की प्रकृति किस प्रकार की रहेगी, संविधान की सीमाएं कितनी रहेगी, ये तमाम उद्देश्य इस उद्देशिका में दिए गए थे। आज जो वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना ही जो प्रस्तावना का मूल आधार है, ये उद्देश्य ही प्रस्तावना भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल आधार है। इस प्रस्तावना को जब 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, इस प्रस्तावना को उसी दिन स्वीकार नहीं किया गया था। इस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। यह भी एक बढ़िया प्रश्न बन सकता है, क्यों किया गया 22 जनवरी को? क्योंकि मुस्लिम लीग लगातार भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार कर रही थी, और दूसरी बात जो देसी रियासतें थे वो भी बैठकों में लगातार भाग नहीं ले रही थी। भाई उनका भी देसी रियासतों का भविष्य तय नहीं था कि उन्हें जाना किधर है। इस कारण गांधी, नेहरू, एम.आर. जैकब ऐसे लोगों ने कहा कि मुस्लिम लीग को आ जाने दो, देसी रियासतों के जो कुछ लोग रह रहे हैं उनको भी आ जाने दो, हम सब बैठकर इस प्रस्ताव पर या कहे हम इस उद्देशिका पर चर्चा करेंगे। परंतु बाद में इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद में हम देखेंगे जो हमारे एक संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। ये बी.एन. राव से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, परंतु ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये भी बढ़िया प्रश्न बनता है। इस बी.एन. राव ने उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जो पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किए थे, भारतीय संविधान का एक प्रस्ताव तैयार किया। किसने? बी.एन. राव ने। और बी.एन. राव एक बढ़िया विधिवेत्ता थे जिसका बर्मा के संविधान में बहुत बड़ा योगदान है। और तुम्हें पता हो तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भारत की तरफ से जो पहला जज बना था, ये बी.एन. राव ही बना था। इस बी.एन. राव ने जो प्रस्ताव तैयार किया, पहला प्रस्ताव, इसी कारण इस बी.एन. राव को भारतीय संविधान का शिल्पकार या वास्तुकार भी कहते हैं। इसने जो प्रस्ताव तैयार किया, इस प्रस्ताव में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां शामिल थी। इस बी.एन. राव के द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा करने हेतु बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में या कहे भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। बी.एन. राव या जो बी.राव अम्बेडकर थे, उस बी.राव अम्बेडकर का भी संविधान में बहुत बड़ा योगदान है। उसके बारे में एक बारे में चर्चा करेंगे, अम्बेडकर के बारे में। जो बी.आर. अम्बेडकर था, बी.आर. अम्बेडकर, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है इनसे। बी.आर. अम्बेडकर, जो बी.आर. अम्बेडकर था, आपने जब संविधान की प्रारंभिक जो बैठकें हुई, उन प्रारंभिक बैठकों में बी.आर. अम्बेडकर का कोई योगदान नहीं मिलता है, परंतु बाद में बी.आर. अम्बेडकर की लगातार बैठकों में जो योगदान मिलता है वो बहुत अतुल्य है। जो बी.आर. अम्बेडकर पहली बार जब चुनाव लड़े संविधान सभा के लिए, वो बॉम्बे से लड़े थे। कहाँ से लड़े थे? बॉम्बे से। और चुनाव हार गए थे। हार गए थे। पहली बार चुनाव लड़ा बॉम्बे से और चुनाव हार गए अम्बेडकर संविधान सभा के लिए। दूसरी बार जब अम्बेडकर चुनाव लड़ा, वो मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल से चुनाव लड़ा था। कहाँ से लड़ा था? बंगाल से। और बंगाल का एक स्थान था जैसूर कुलना नामक स्थान से उन्होंने चुनाव लड़ा था इस बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा के लिए।
इस मुस्लिम लीग की सहायता से बी आर अम्बेडकर चुनाव जीत जाते हैं और संविधान सभा के सदस्य बन जाते हैं। परंतु जब भारत का विभाजन हुआ और विभाजन के समय जो पूर्वी पाकिस्तान था, आज का बांग्लादेश था, ये पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इस कारण इस बी आर अम्बेडकर का ये जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र क्या हो गया, रद्द हो गया और बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। परंतु बी एन राव ने राजेंद्र प्रसाद से कहा कि इस बी आर अम्बेडकर का या भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में होना बहुत अति आवश्यक है। इस कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे से इनको चुनाव लड़वाते हैं और बॉम्बे के प्रधानमंत्री जो उस समय थे एम आर जैकब, उन एम आर जैकब को पत्र लिखते हैं और बॉम्बे से इन्हें चुनाव लड़वाते हैं। एक बीजी कैर था, उस बीजी जो कैर था उसकी सीट खाली करवाकर वहाँ से बॉम्बे से चुनाव लड़वाते हैं और बॉम्बे से चुनाव जीत जाते हैं। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में सदस्य थे। जब ऑप्शन में दोनों बॉम्बे और बंगाल दोनों हो तो हमें बॉम्बे करना है, क्योंकि तो बंगाल वाला क्षेत्र था पाकिस्तान पर, पूरी पाकिस्तान में चला गया था, आज के बांग्लादेश में। इस कारण जो ओबियसली ये यहाँ से संविधान सभा के सदस्य रहे थे, बाद में जब अंतिम समय तक सदस्य रहे, बॉम्बे से रहे। परंतु जब प्रश्न आए और उसमें बॉम्बे ऑप्शन में नहीं हो तो गलत हो, तो मैं बंगाल करना चाहता है। जो प्रश्न पूछने वाले की मानसिकता वो क्या जाने, बंगाल से मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो इस प्रकार बी आर अम्बेडकर का भी आप ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछता है। उसके बाद में हम एक उस प्रारूप समिति का जो गठन किया था, बी एन राव ने प्रारूप दिया और इस बी एन राव के प्रारूप पर इसकी जांच हेतु, इस प्रारूप की जांच हेतु एक समिति गठित की जाती है अम्बेडकर की अध्यक्षता में। उस समिति में अम्बेडकर सहित कुल 7 सदस्य थे। अब इसको विभिन्न नामों से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाएगा था प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। बी आर अम्बेडकर सहित। बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। यहां से बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा जाता है। इसका जो गठन किया गया वो गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। बी आर अम्बेडकर के अलावा जो इसका सदस्य था, एक था बी एल मित्तर, एक था डीपी खेतान, एक इसका जो सदस्य था वो था के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, और जो एक सदस्य था मोहम्मद सादुल्ला, और इसका एक सदस्य था गोपाल स्वामी अयंकर, और एक जो सदस्य था वो था ए के अय्यर, अल्लादीन कृष्ण स्वामी अय्यर। ये इसके 7 सदस्य थे। यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। पिछली बार एक आरएस एग्जाम लगी थी, उसमें पूछा था प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी कौन था, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन था। अगर हम बात करें इस मोहम्मद सादुल्ला को छोड़ दे, ये मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग से थे। उसके बाद में बाकी सभी सदस्य कांग्रेसी थे, परंतु जो प्रश्न माना गया वो के एम मुंशी को। ये जो बाकी सदस्य थे, बाकी जो इन सब इस के एम मुंशी को छोड़कर बाकी सदस्य थे, वो यानी सारे के सारे कांग्रेस के बैनर तले जो चुनाव लड़े थे, परंतु मूल रूप से जो कांग्रेसी था वो के एम मुंशी था। ये बाकी जो किसी प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिसे कांग्रेस के टोटल 208 सदस्य चुनकर आए, उन 208 सदस्यों में से 30 सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के बैनर तले तो उन्होंने चुनाव लड़ा था, परंतु मूल रूप से कांग्रेसी नहीं थे। कोई व्यापारी था, कोई बिजनेसमैन था, कोई उद्योगपति था, कोई किसी प्रकार का सेठ था। तो वो विभिन्न प्रकार के उन अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस के जो प्रतीक चिन्ह था उनसे चुनाव तो लड़े थे, परंतु मूल रूप से कांग्रेसी नहीं थे। इनमें जो मूल रूप से जो कांग्रेसी था वो था के एम मुंशी। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। अब इस प्रारूप समिति में 2 प्रश्न और बनते हैं। इस बी एल मित्तर ने क्या किया था, संविधान सभा इस प्रारूप समिति से क्या दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। और इस त्याग पत्र देने के बाद इसकी जगह जो आया था सदस्य वो आया था एन
माधव। कौन आया था? एन माधव। और इस डीपी खेतान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद में आता है टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी इसमें माचारी सदस्य आते हैं। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है यहाँ से। बीएल मित्र के त्यागपत्र के बाद एन माधव इसमें सदस्य रहे और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी इसमें सदस्य चुने गए थे। इस प्रारूप समिति से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनते। इस प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन समिति कहते हैं, ड्राफ्टिंग समिति कहते हैं और मसौदा समिति भी कहते हैं। तो ये उपनाम भी याद रखेंगे। प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति कहते हैं, ड्राफ्टिंग समिति कहते हैं, मसौदा समिति कहते हैं। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। जब प्रारूप समिति पर जो चर्चा की गई, प्रारूप समिति की जांच की गई, तो भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा का एक नया प्रारूप दिया और उस प्रारूप में कुल 315 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां शामिल थी। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे। प्रारूप समिति हो गई। अब जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन हमारे संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को उस दिन लागू नहीं किया गया। इसका भी कारण हम आगे चर्चा करेंगे। आंशिक रूप से लागू किया गया। इस 26 जनवरी 1949 को टोटल 16 अनुच्छेद, यानी कुल 16 अनुच्छेद क्या किए गए? लागू किए गए। आप गाइडों में देखेंगे, आपको इसमें टोटल 15 अनुच्छेद मिलेंगे और जो 16 अनुच्छेद लागू किए गए, 15 नहीं है, कुल 16 अनुच्छेद उस दिन लागू किए गए 26 नवंबर 1949 को। वो देखेंगे जो अनुच्छेद थे वो नागरिकता से संबंधित थे, निर्वाचन आयोग से संबंधित थे, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित थे, अंतरिम राष्ट्रपति जिसका उल्लेख था अनुच्छेद 380 में, अनुच्छेद शपथ का उल्लेख था 60 में, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक और निर्वाचन जो 324 अनुच्छेद 324, ये ऐसे अनुच्छेद थे जो उस दिन ही लागू हो गए थे। कुल अनुच्छेद थे 16। इन सभी अनुच्छेदों का जो उल्लेख था वो उल्लेख था अनुच्छेद 394। तो ये 15 अनुच्छेद तो ये थे और एक अनुच्छेद था 394। इस कारण कुल अनुच्छेद होते 16। गाइडों में आपको अनुच्छेद मिलते 15 नहीं। उस दिन जब संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस दिन उसमें कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। इन सभी अनुच्छेदों का उल्लेख अनुच्छेद 394, इस कारण अनुच्छेद 394 को भी शामिल किया जाता है। इसके बाद में जब एक थे लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, हमारे राजस्थान के थे, मारवाड़ जोधपुर से थे लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इस लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के अध्यक्षता में यह सिफारिश पर इस प्रत्येक 26 नवंबर को हम क्या मनाते आ रहे थे? विधि दिवस मनाते आ रहे थे। परंतु प्रत्येक 26 नवंबर को हम विधि दिवस मनाते थे, परंतु BR अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ पर हम इसको क्या मनाते आ रहे हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो ये भी याद रखना, हम 26 नवंबर को पहले विधि दिवस मनाते थे, परंतु जैसे BR अम्बेडकर की 125वीं जब जो वर्षगांठ थी, उस वर्षगांठ पर हम इसको संविधान दिवस के रूप में भी मनाते आ रहे हैं। इस संविधान के कुल 12 अधिवेशन हुए, 11+1। आपको ये भी कंफ्यूज में डालता है हमेशा कि 11 कैसे थे? 11+1, 11 अधिवेशनों में संविधान बनकर तैयार हो गया था। और जब संविधान का जो 12वां अधिवेशन था, अंतिम अधिवेशन, वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। यह संविधान सभा की उस दिन अंतिम बैठक भी हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और उस दिन ही क्या था? 12वां अधिवेशन था। क्या था? 12वां अधिवेशन। इसी दिन हमारे जो राष्ट्रगान थे, राष्ट्रगीत थी, उनको भी संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और एक नया पद सर्जित किया गया, गवर्नर जनरल या वायसराय की जगह राष्ट्रपति। क्या सर्जित किया गया? राष्ट्रपति
पद क्या किया गया, सर्जित किया गया। और भारत का जो प्रथम राष्ट्रपति बना, निर्वाचित राष्ट्रपति बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ भी आपको बहुत कंफ्यूज रहता है हमेशा कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो मनोनीत राष्ट्रपति बने थे, मनोनीत राष्ट्रपति नहीं बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। वो हम चर्चा करेंगे किस प्रकार बने थे। जब हमारी संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी तो संविधान सभा 17 नवंबर 1947 से हमारी संविधान सभा संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। यानी इस संविधान सभा के दो कार्य थे। संविधान सभा के क्या कहते हैं, संविधान सभा के दो कार्य थे। पहला कार्य तो था संविधान का क्या करना, संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना। और जब ये संविधान सभा दो शिफ्टों में काम कर रही थी, एक मॉर्निंग वाले शिफ्ट में तो संविधान का निर्माण कर रही थी और जो शाम को ये संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी, संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। जब ये सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये संसद के रूप में कार्य कर रही थी तो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। और इस जीवी मावलंकर को ही संसद का जनक भी कहते हैं, तो जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का पद घोषित किया गया, 26 जनवरी 1950 को उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, भारत गणतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। तो ये जो संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्य कर रही थी तो इस संविधान सभा द्वारा ही बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला गया था और ये कहा गया था कि जो भी राष्ट्रपति बनने के इच्छुक है वो आवेदन करे। और बाकायदा आवेदन भी किया, परंतु आवेदन एक ही आवेदन आया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इस कारण हम कह सकते हैं कि ये संसद द्वारा निर्वाचित था। अब आप कहेंगे संसद तो 13 मई 1952 को अस्तित्व में आई थी, क्योंकि संविधान सभा की और संसद की जो प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को हुई थी, 13 मई 1952 को हुई थी। परंतु ये संविधान सभा ही 17 नवंबर 1947 से इस संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। इस कारण हम कह सकते हैं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो मनोनीत नहीं, निर्वाचित भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद में जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा की जो बैठकें हुई वो कुल बैठक के लगभग 165 संविधान सभा की बैठक हुई। संविधान सभा में 12 अधिवेशन हुए और लगभग 165 बैठक हुई। पहली बैठक हमने चर्चा कर ली। उसके बाद में हम देखेंगे इस संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी। कहीं कहीं आपको 9 मिलता है, कहीं कहीं 8 मिलता है, वो भी चर्चा करेंगे। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी 15 महिलाएं थी। इन 15 महिलाओं में एकमात्र जो मुस्लिम महिला थी वो थी बेगम अयाज रसूल। ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अयाज रसूल। इस महिलाओं का जो नेतृत्व कर रही थी वो हंसा मेहता कर रही थी। कौन कर रही थी? हंसा मेहता। जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तब उसमें 9 महिलाओं ने भाग लिया था। और जब अंतिम रूप से जब हमारा संविधान लागू हो गया, संविधान बन गया और संविधान पर जब हस्ताक्षर किए थे, जब संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, उनमें से 8 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी? 8 महिलाएं थी। यह भी याद रखना। संविधान पर कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर की। संविधान की जब प्रथम बैठक हुई 200 सदस्य भाग लिए थे 9 दिसंबर 1946 को। उसमें कितनी महिलाएं थी? 9 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं? 15 महिलाएं। संविधान सभा में जो महिलाएं थी उनका नेतृत्व कौन करी थी? हंसा मेहता। और संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल। अब जो इस संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को जो आंशिक रूप से लागू किया गया था, 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे। उसमें था एक अनुच्छेद 380। ये अंतरिम राष्ट्रपति का उल्लेख करता है। और एक जो हमारा अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 395। इस अनुच्छेद 395 में उल्लेखित किया गया है कि जो 1935 का भारत शासन अधिनियम और 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था, ये दोनों अनुच्छेद 395 के तहत ही क्या कर दिए गए थे?
समाप्त कर दिए गए थे। एक हमारा अनुच्छेद था 393 में, आपको देखने में अटपटा लगता है या सुनने में लगता है कि क्या प्रश्न है। इसमें अनुच्छेद 393 में भारतीय संविधान का शीर्षक लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का क्या शीर्षक है। इसमें लिखा है भारतीय संविधान का शीर्षक भारत का संविधान है। भारत का संविधान, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। इस बात का उल्लेख कौन से में, भारतीय संविधान का शीर्षक भारत का संविधान है, कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित? अनुच्छेद 393 में, अनुच्छेद 393 में। अनुच्छेद 380 में अंतरिम राष्ट्रपति का उल्लेख था, जो अब नहीं है, अब नहीं है। इसको समाप्त कर दिया गया इस अनुच्छेद को। इसके बाद में जो संविधान सभा थी, वो संविधान सभा में जो सदस्य हुआ करते थे, उन सदस्यों ने कुछ लोगों के ऊपर अपने जो शब्द कहे हैं या कहे अपने स्टेटमेंट दिए हैं, जिनमें एक सदस्य था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था उसके लिए कहा था कि मैंने अगर मेरी ज़िंदगी में कोई सबसे अच्छा कार्य किया तो वो किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा में या प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर। और उसका एक कथन था कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो संविधान सभा के क्या है? दक्ष पायलट। और एक सदस्य थे के.वी. राव। इन के.वी. राव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव B.R. अंबेडकर को संविधान का जनक और जननी दोनों कहा। यानी भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक और जननी के.वी. राव ने कहा, जो संविधान सभा के सदस्य थे। उसके बाद में कह सकते हैं एक कथन है इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में, इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का क्या कहते हैं? मनु कहते हैं। आधुनिक भारत का मनु कहते हैं। और एक अमेरिकन इतिहासकार था, उस अमेरिकन इतिहासकार ने तो भारतीय संविधान सभा के लिए कहा था कि भारतीय संविधान सभा का अर्थ कांग्रेस है और कांग्रेस का अर्थ भारत है। और एक संविधान जो इंग्लैंड के चर्चित थे आइवर जेनिंग ने इस भारतीय संविधान की जटिलता को देखते हुए कहा कि भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग है, यानी वकीलों के लिए स्वर्ग की संज्ञा दी। और लॉर्ड साइमन था, उस लॉर्ड साइमन ने भारतीय संविधान को एक हिंदू की संस्था कहा था, हिंदू की संस्था। और एक ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। इस विंस्टन चर्चिल ने भारतीय संविधान को एक जाति की संस्था कहा, तो आज हमने संविधान सभा के बारे में चर्चा की। आप इसको ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं संविधान सभा में, और हर कंपटीशन एग्जाम में 2-3 प्रश्न संविधान सभा से पूछे जाते ही हैं। आप इतनी देर तक सुने उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, आज के टॉपिक में हम इतना ही लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।